हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और एक आर्टिकल है केबल कोड। केबल नेटवर्क एक्ट है, उसके अंदर आता है प्रोग्राम कोड, उससे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। यूएस का कॉन्टेक्स्ट है। यूएस में जो पहले राष्ट्रपति थे मिस्टर ट्रंप, वो क्लाइमेट को इतना ज़्यादा सीरियसली उन्होंने नहीं लिया अपने टर्म के दौरान, और इसीलिए उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन जो अब नए राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब वो अपने चुनाव प्रचार कर रहे थे उसी समय उन्होंने बोल दिया था कि वो क्लाइमेट को बहुत ही सीरियस लेने वाले हैं। और जैसे ही वो राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने मिस्टर ओबामा से भी ज़्यादा सीरियस लिया है इस इशू को, और वापस वो क्लाइमेट चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जिनसे हाथ पीछे खींच लिए थे, उनको वापस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और एक तरीके से वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके ऊपर चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक साथ आए और इस इशू को सब मिलकर अच्छे से इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो देखो, यूएस ने क्या किया है, यूएस ने बोला है कि जो पूरे वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमिक फोरम है वो आपस में आए, मतलब मेजर इकोनॉमीज आपस में आए, मिले एक साथ, और फिर वो मेजर इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होनी चाहिए इसी साल अप्रैल में। ठीक है, तो देखो वो बहुत फास्ट है, अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके टर्म को, और वो जिस तरीके से क्लाइमेट को उन्होंने सीरियस इशू के रूप में लिया है, इस तरीके से लगता है कि कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकल करके आएगा। देखो, जो मेजर इकोनॉमिक फोरम है, इससे पहले इसको मेजर एमिटर, मतलब देखो जीडीपी और जीएसजी। जीडीपी मतलब आपके यहाँ प्रोडक्शन जो होता है, और जीएसजी मतलब जितना एमिशन होता है, इन दोनों में कोरिलेशन है। जितनी ज़्यादा आपकी जीडीपी होगी उतना ही आपके यहाँ पर एमिशन होगा। तो जब शुरुआत में मेजर एमिटर कंट्रीज उनको बोला जा रहा था, तो बहुत सारे देशों ने इसके लिए इशू क्रिएट किया था कि हमें आप मेजर एमिटर मत बोलिए, हम मेजर। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आपको मेजर इकोनॉमिक बोला जा सकता है। और ये जो मेजर इकोनॉमिक फोरम है, इसको फर्स्ट कन्वीन किया गया था मार्च 2009 में, ओरिजिनेटेड इन द बुश एरा। ठीक है, क्या कोशिश की गई थी, यूएस का एफर्ट्स था मेजर एमिटर्स को रोक करने में। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसके बारे में भी हमने बेसिक फैक्ट्स को देखा। तो चाहते हैं मिस्टर जो बाइडेन कि सारे मेजर इकोनॉमीज आपस में मिले, और इस फोरम का जो मीटिंग है वो हो इसी साल अप्रैल में। मेजर एमिटर की बात होगी कि क्यों उनको मेजर एमिटर बोला जा रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ग्रीन हाउस गैस का बहुत ज़्यादा एमिशन होता है। अब देखो, बहुत सारे देश ने बहुत सारे टारगेट फिक्स कर लिए हैं। ठीक है, जैसे 2050 तक साउथ कोरिया, जापान, इन्होंने अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं कि 2050 तक वो नेट जीरो एमिशन कर लेंगे। इसके अलावा चाइना ने 2060 अपना टारगेट फिक्स किया है, और 2060 तक उन्होंने बोला है कि वो अपना कार्बन जो एमिशन होता है उसको जीरो कर देंगे। लेकिन जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो ये चाहते हैं कि सारे के सारे देश ये नेशनल क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करें, और ये माने कि ये जो 2060 का वो टारगेट ले रहे हैं ना, उसको 2050 तक वापस लेकर आए, मतलब एक डेकेड पहले इसको अचीव करने की कोशिश करें। देखो, हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो ग्लोबल CO2 एमिशन के लिए 65% देश अभी तक एग्रीड हो चुके हैं, और वो अपना डाटा, अपना टाइम पीरियड सबको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक बात और बोली है कि 2021 तक आते आते, जैसे जैसे 2021 खत्म होने वाला होगा, 90% जो देश हैं वो अपने फिगर को, अपने टारगेट को डिक्लेयर कर देंगे। अभी तक इंडिया ने अपना टारगेट कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है कि इंडिया कब तक अपने टारगेट को, कब तक कार्बन जीरो एमिशन इंडिया ले आएगा। अब देखो, ये टारगेट तो डिक्लेयर किए जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए यूएस भी आगे आ रहा है, बहुत सारे देश भी आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। अब इशू क्या है, सबसे पहला इशू है कि टारगेट फिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भी आपने टारगेट फिक्स किए थे कि 2030 तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अगर देखा जाए तो आप तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो बहुत कम उस टारगेट की ओर जो सारे के सारे देश आगे बढ़े हैं। तो सिर्फ और सिर्फ
प्लान बनाना ज़्यादा जरूरी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए इंटरनेशनल रिव्यू और वेरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि देखो, कोई देश जब अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो सिर्फ नेमिंग और शेमिंग से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ उनका नाम लिया जाएगा तो उन्हें शर्म आएगी, ऐसा कुछ नहीं। उनके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए, मतलब टारगेट फिक्स किया है, टारगेट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो पनिशमेंट होना चाहिए, उनको कुछ पैसे दिए जाने चाहिए उन देश के द्वारा जिन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। एक इश्यू क्या है, देखो इंडिया क्या चाहती है कि कुछ देश, इंडिया तो देखो अब एक डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में आ रहा है, पहले तो डेवलपिंग के लेवल में ही नहीं था इंडिया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो पहले जैसे यूएस, यूके, इन देशों ने, ये देश तो पहले से, बहुत पहले से ही डेवलप्ड कंट्रीज थे, तो इनके द्वारा तो बहुत पहले से एमिशन हो रहा है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि अन्य सभी देशों की समान। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल लोगों ने जितना एमिशन किया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस पर इंडिया एग्री करता है और इंडिया चाहता है कि देखो इस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एमिशन के अकॉर्डिंग फिक्स होनी चाहिए, लेकिन यूएस अभी तक इस पर राजी नहीं हुआ है। देखो इंडिया तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज है और बहुत ह्यूज पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, लेकिन फिर भी हमारा जो एमिशन है वो काफी कम है। इसके अलावा ईयू क्या कर रहा है, ईयू अब ये करने लग गया है, मान लो किसी देश से ईयू में कोई सामान आ रहा है और उस देश ने अपने टारगेट कुछ फिक्स कर रखे हैं और उस टारगेट के, एमिशन के टारगेट के अकॉर्डिंग वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो ईयू उस देश के सामान के ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगा देगा। अब हो सकता है कि अभी तो ईयू ने ही स्टार्ट किया है, कार्बन बॉर्डर लेवीज इम्पोज किया है ईयू ने, हो सकता है कि इसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए आने वाले समय के साथ में, यूएस भी इसमें शामिल हो जाए बॉर्डर लेवीज के साथ में, और हो सकता है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बना दे कि इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स के आधार पर आप टैरिफ लगा सकते हो किसी भी देश के लिए। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। इसके अलावा मेन इशू है मनी का। बहुत सारे देश बोलते हैं कि देखो भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है, आप बोलते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंक्रीज करो खुद को, एमिशन कम होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर अगर हम ज़्यादा रिलाई करेंगे तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है, कहाँ से जाएं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो देखो इस आर्टिकल में लास्ट में रघुराम राजन के द्वारा एक तरीके से कोटा निर्धारित किया गया है। रघुराम राजन ने बोला कि आप कोटा निर्धारित कर लो कि जो देश मतलब कम एमिशन करते हैं उनको तो इंसेंटिव दिए जाएंगे और जो ज़्यादा एमिशन करते हैं उनके ऊपर पनिशमेंट लगाओ और उस पैसे को आप एक फंड में इकट्ठा करो। जब वो पैसा फंड में इकट्ठा होगा तो उस पैसे का आप यूज करो उन गरीब देशों को देने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए। तो जब आप ऐसे टारगेट फिक्स करोगे तो देश भी अपना एमिशन कम करेंगे और जो पैसा आएगा, अगर कोई देश नहीं मानता है पैसा आता है, तो उससे जो गरीब देश है जिनके पास में फंडिंग नहीं है उनको भी क्या दिया जा सकता है, पैसा दिया जा सकता है और वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज जो बहुत मेजर इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए, उसको हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। कर्नाटका के एक मिनिस्टर, ठीक है, जिनका नाम है रमेश जरकीहोली, उनका एक वीडियो वायरल हो गया कि वो एक वीडियो में एक वीमेन के साथ में काफ़ी इंटीमेट सीन में थे और उसका वीडियो वायरल होने से उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। और जब उनको लगा कि हो सकता है उनके या उनके जैसे और भी मंत्री हैं, और भी पॉलिटिशियन हैं, उनके वीडियो ऐसे हो सकते हैं, तो बीजेपी का एक लीडर और एक वकील हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कर्नाटका के कि आप इसके ऊपर कुछ ऑर्डर पास करो कि ये तो पर्सनल 2017 में जो पुट्टास्वामी केस है तब से लेकर अब तक राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ये तो हमारे प्राइवेट चीजें हैं ना, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। जो मीडिया है, जो न्यूज आउटलेट्स है, वो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिया। हाईकोर्ट ने बोला कि केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट का जो प्रोग्राम कोड है उसको स्ट्रिक्टली लागू करने की आवश्यकता है और हाईकोर्ट ने 70 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन,
टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया आउटलेट्स, न्यूज़पेपर, इन सबको रिस्पोंडेंट माना कि अगर आप किसी की प्राइवेट चीज़ों को लीक करते हो तो आपको रिस्पोंडेंट के रूप में आगे आना होगा। ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो हाईकोर्ट ने एक बात और बोली। हाईकोर्ट ने बोला कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है ना वो डिसाइड करेंगे। ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन, जैसे डीएम, एसडीएम, पुलिस कमिश्नर, वो डिसाइड करेंगे कि ये जो न्यूज़ है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, ये जो न्यूज़ है वो ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो देखो सबसे बड़ा मेन इशू यही है, इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर, भाई जो ऑफिसर है वो तो एग्जीक्यूटिव है ना, किसी भी प्रॉब्लम को देखना, उसके ऊपर रिव्यू करना, ये काम होता है जुडिशरी का, और आपने दे दिया एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का काम है कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ना कि रिव्यू करना। रिव्यू नहीं करते एग्जीक्यूटिव वाले लोग, तो रिव्यू करने का काम जुडिशरी का है। और ऑथराइज्ड ऑफिसर किस आधार पर डिसाइड कर देंगे, एक ऑफिसर को मान लो वो लग रहा है कि ये वाला चीज प्राइवेसी है, दूसरे ऑफिसर को लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो प्राइवेसी वाली चीज नहीं है। जैसे पुलिस कमिश्नर बेंगलुरु ने बोल भी दिया कि हाँ भाई ऐसे ऑर्डर अगर आते हैं, ऐसी न्यूज आती है तो आप उसको सीधे पब्लिश नहीं कर सकते, आपको खुद को संज्ञान लेना होगा न्यूज प्लेटफॉर्म्स को। तो देखो ये की कंसिडरेशन हो गया, कोई भी कंटेंट को डिसाइड कैसे किया जाएगा कि उसको ब्रॉडकास्ट किया जाना है या नहीं किया जाना, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, इन सबको डिसाइड करना ही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर को नहीं देना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव फोरम में आना चाहिए, आते हैं। जुडिशरी को ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि ये न्यूज पब्लिश हो या ना हो। दूसरा इस केस में ये बोला गया है कि देखो जो मंत्री है उनके द्वारा ये बोला गया कि ये तो प्राइवेट मूवमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कंट्रोवर्सी में, इसके रिवर्स में ये बात बोली गई है कि आपने, जो मंत्री है उन्होंने प्रॉमिस किया था महिला को कि सेक्सुअल फेवर्स के एक्सचेंज में आपको जॉब ऑफर की जाएगी। तो आप एक मंत्री हो और आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, तो इस तरीके से ये आपका प्राइवेसी वाली चीज नहीं रहती, ये तो आपने अपनी पोजीशन का गलत दुरुपयोग किया है, तो इसके खिलाफ तो आपके ऊपर एक्शन होगा। ठीक है, एक तो क्या डिसाइड कर लिया हमने कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर वाला इशू डिसाइड कर लिया कि वो कैसे निर्धारित करेंगे। दूसरा हमने देख लिया कि प्राइवेसी वाली चीज नहीं है, वो एक पब्लिक इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन किसी भी के भी प्राइवेट जो चीजें हैं, प्राइवेट इस तरीके की वीडियो हैं, और किसी महिला को इतनी अपमानजनक तरीके से दिखाना ये कोई सही चीज नहीं है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान भी मेंटेन होना चाहिए, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट में है वो भी शो होना चाहिए। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया को एक तरीके से बैन करने की कोशिश की जा रही है, हर चीज में रेगुलेशन लगाया जा रहा है, तो इस तरीके से तो जो जनता है, जो डेमोक्रेसी है, उनके राइट्स को कभी मेंटेन किया ही नहीं जा सकेगा। लोग अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हर पद का दुरुपयोग करेंगे, हर पोस्ट का दुरुपयोग करेंगे, और इस तरीके से तो कभी भी मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उसके भले के लिए काम नहीं हो सकता। तो इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है कि देखो जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी वो ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उनको किस मैनर में, किस विवेक में दिखाना है, इसके साथ कैसे डील करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को उनको निभाना चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।